हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अनदर वीडियो फ्रॉम ब्लूमिंग माइंड्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th CBSE बायोलॉजी टर्म 1 पेपर। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 22 तक डिस्कस किए थे। अब हम क्वेश्चन 23 से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अ डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस दिखाया गया है आरएनए पॉलीमरेज 2 की मदद से। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फेट ऑफ द प्रीकर्सर एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, सो आपका जो प्रीकर्सर है एमआरएनए का, यानी कि आपका एचएनआरएनए। ठीक है, जब आप एचएनआरएनए की बात करते हैं तो एचएनआरएनए के फेट के रिगार्डिंग, मतलब एचएनआरएनए ट्रांसक्राइब हो गया है, आपका एचएनआरएनए से एमआरएनए आपको बनाना है, तो उसके बीच के कुछ जो प्रोसेसेस हैं उस एचएनआरएनए को लेकर सर्टेन स्टेटमेंट दी गई हैं और उनमें से आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहला ऑप्शन, ट्रांसलेशन विल टेक प्लेस once the precursor of the mRNA leaves the nucleus. Okay, translation on mRNA will not take place once the precursor of mRNA leaves the nucleus. Translation will take place into the nucleus. और option D कहता है the precursor of the mRNA has to be processed further in the next step before it is translated. देखिए, तो आपको इतना तो आपको पता ही होगा कि जब आपका एचएनआरएनए है, जब आपका एचएनआरएनए कंप्लीट एमआरएनए बनाता है तब जाकर आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि आपके कुछ प्रोसेसिंग होते हैं, जैसे कि आपकी स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग ये जो आपका स्टेप है ये दिखाई रहा है आपको इंट्रॉन और एक्सॉन रिगार्डिंग दिस आरएनए स्प्लाइसिंग। उसके बाद आपका पॉलीएडेनाइलेशन आता है और साथ ही साथ आपका एक और प्रोसेस आता है दैट इज कॉल्ड एज केपिंग। तो ये तीन आपके प्रोसेसेस हैं जब आप एचएनआरएनए से एमआरएनए कन्वर्ट कर रहे होते हैं और डायरेक्टली आपका जो है ट्रांसलेशन नहीं होता है, उससे पहले कुछ आरएनए प्रोसेसिंग के स्टेप्स आते हैं जिसमें आपका स्प्लाइसिंग, केपिंग, टेलिंग, ये सारे प्रोसेसेस आपके आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, द प्रीकर्सर ऑफ द एमआरएनए हैज टू बी प्रोसेस्ड फर्दर इन द नेक्स्ट स्टेप बिफोर बीइंग ट्रांसलेटेड। तो इसके रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द कोडोन विद इट्स करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एमिनो एसिड्स। यहाँ पर हमें क्या है कि सर्टेन कोडोन्स दिए गए हैं और साथ ही साथ एमिनो एसिड्स का नाम दिया गया है। तो हमने करेक्ट पेयर को सिलेक्ट करना है कि कौन सा कोडोन किस एमिनो एसिड्स के लिए कोड करता है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस में UAA ल्यूसीन, UGA सीरीन, AUG हिस्टिडीन और ट्रिपल U फिनाइलएलिनीन। तो इसका आंसर जो है आपको थोड़ा बहुत पता भी चल गया होगा। इसका आंसर है ट्रिपल U फिनाइलएलिनीन। आपको पता हो कि जब जेनेटिक कोड की शुरुआत की गई थी कि जेनेटिक कोड किस तरीके से डिस्कवर किया गया था, तो सबसे पहले आपके साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आपके साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम का इस्तेमाल किया था इन ऑर्डर टू फाइंड दैट जेनेटिक कोड किस तरीके से आपके अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले पॉली U सिस्टम लिया था। तो उसमें ट्रिपल U जो है, उन्हें पता चला कि जब उन्होंने ट्रिपल U डाला उस सेल फ्री सिस्टम में तो वो एक अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे थे, जिस वहाँ से उन्हें एक अमीनो एसिड मिलता है दैट इज कॉल्ड एज द फिनाइलएलानीन, जिसको हम F से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रिपल U जो है वो फिनाइलएलानीन के लिए कोड करता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, आपको ये भी पता होगा कि फिनाइलएलानीन आपका पहला जेनेटिक कोड जिसको क्रैक किया गया था, कि पहला जेनेटिक कोड जो हमें मिला था दैट वाज कोडिंग फॉर फिनाइलएलानीन ओनली, वो ट्रिपल U ही था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक जो है असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। और ध्यान दीजिएगा इसके ऑप्शंस पर। पहला ऑप्शन ये कहता है कि बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर करेक्ट एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शंस। तीसरा ऑप्शन कहता है कि असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। और चौथा कहता है कि असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शंस रहते हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्या आपका एजर्शन है और क्या रीजन है। ठीक है, सो एजर्शन कहता है कि वेरी ऑफन पर्सन सफरिंग फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डू नॉट गो फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। अक्सर ये होता है कि जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं वो जनरली टाइमली डिटेक्शन के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आपका एजर्शन ये कहता है। साथ ही साथ रीजन क्या कहता है, रीजन कहता है कि इट इज ड्यू टू दी
absence of less significant systems in the early stages of the sexually transmitted diseases and social stigma attached to the disease। तो ये आपको पता होगा कि रिगार्डिंग एसटीडीज़ हमारे सोसाइटी में बहुत सारे स्टिग्माज हैं उससे रिलेटेड, और जिसके डर के मारे बहुत सारे जो हैं जो पेशेंट्स हैं वो इसके प्रॉपर डिटेक्शन के लिए, टाइमली डिटेक्शन के लिए नहीं जाते। तो ये पूरी तरीके से करेक्ट है। सो इसमें एजर्शन भी आपका करेक्ट है और रीज़न भी आपका करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन एजर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कहता है? इट कहता है कि वैसेक्टोमी इज अ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एडवाइज्ड फॉर फीमेल एज अ टर्मिनल मेथड। तो आपको यहीं से पता चल जाता है कि एजर्शन आपका रॉन्ग है। वैसेक्टोमी में क्या होता है? वैसेक्टोमी इज आप जहाँ पर आपको अपने वासा डिफरेंसेस को ब्लॉक कर देते हैं, और वासा डिफरेंसेस आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो फीमेल में वैसेक्टोमी तो कर नहीं सकते, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है जहाँ पर आपके फेलोपियन ट्यूब को आप ब्लॉक कर देते हैं। तो आप यहाँ पर आपका एजर्शन पूरी तरीके से गलत हो जाता है। रीजन देखते हैं। रीजन कहता है कि इन वैसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंसेस इज रिमूव्ड और टाइड बाय ब्लॉकिंग द जेनेटिक ट्रांसपोर्ट देयरफॉर प्रिवेंटिंग कंसेप्शन। वैसेक्टोमी में आपका वासा डिफरेंसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैव ब्लड वेसल्स एंड सर्टोली सेल्स। सो यहाँ पर सर्टोली सेल्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर जो सर्टोली सेल्स इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स में आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आपके लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स वो प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, सो यहाँ पर आपका एजर्शन पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता है। और आपका रीजन क्या कहता है कि सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अगेन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर लेडिक सेल्स है, ठीक है, लेडिक सेल्स, ठीक है, लेडिक सेल्स, ठीक है। सो लेडिक सेल्स, यहाँ पर सर्टोली सेल्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स होना चाहिए था, इसीलिए एजर्शन गलत है। रीज़न पूरी तरीके से करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलालीन इन द ब्रेन रिजल्ट्स इन टू द मेंटल रिटार्डेशन इन फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखिए, एक डिजीज़ है फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसमें क्या हो जाता है कि फिनाइल एलालीन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, और वो जो है आपके ब्रेन में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट जो है, एजर्शन की स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। द अफेक्टेड पर्सन्स लैक, रीजन क्या कहता है? द अफेक्टेड पर्सन्स लैक फिनाइल एलालीन विच इज़ देयरफॉर नॉट कन्वर्टेड इनटू ट्राइजन। वो कहता है कि यहाँ पर जो अफेक्टेड पर्सन है वो फिनाइल एलालीन लैक करते हैं, यानी कि उसके अंदर फिनाइल एलालीन नहीं होता। तो देखिए, अगर फिनाइल एलालीन नहीं होता तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में एक्यूमुलेशन कहाँ से होता फिनाइल एलालीन का? तो यहाँ पर आपका रीज़न पूरी तरीके से इनकरेक्ट है। सो एक्चुअली में क्या होता है कि फिनाइल एलालीन के दौरान एक पर्टिकुलर एंजाइम्स है जिसको हम कहते हैं कि फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फिनाइल एलानीन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एंजाइम्स है, सर्टेन म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका जो फिनाइल एलानीन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फिनाइल एलानीन का ब्रेक डाउन जो है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो फिनाइल एलानीन एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द मेंटल रिटार्डेशन, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन फिनाइल कीटोन्यूरिया। सो यहाँ पर रीजन जो है वो पूरी तरीके से इनकरेक्ट है, आपका एजर्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फीचर ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट बिलो। रिगार्डिंग मेमोरी ग्लैंड्स, फीमेल मैमल्स के मेमोरी ग्लैंड्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको ऑप्शन चूज करने हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो आपका इसमें द ग्लैंडुलर टिश्यूज फॉर वेरिएबल फॉर्म ऑफ फैट
tissues with variable form of fat, that is correct statement. Memory lobes 30 to 40 in numbers called as alveoli, that is incorrect. यहाँ पर 30 to 40 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए था 15 to 20, वो जो है मेमोरी लोब्स आपकी alveoli बनाते हैं, ठीक है. मेमोरी डक्ट्स जॉइनिंग टू फॉर्म मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन करती हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ पर उल्टा होना चाहिए था कि मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है वो मेमोरी डक्ट्स बनाती हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है. मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड टू लैक्टिफरस डक्ट, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. तो आपकी पहली स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड फोर्थ. चलिए क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो अगेन क्या है, एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है. विच कंडीशंस ऑफ द पिस्टल्स आर शोन इन फर्स्ट एंड फोर्थ. फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पेपेवर है, ठीक है, और ये आपका माइकेलिया है, ठीक है. सो पेपेवर एंड माइकेलिया, ठीक है. सो पेपेवर एंड माइकेलिया, यहाँ पर पेपेवर में क्या है, यहाँ पर सिनकार्पस ओवरी दिखाई दे रही है आपको. पहली बात तो ये दोनों के दोनों मल्टीकार्परी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है. मल्टीकार्परी में या तो वो फ्यूज सिनकार्पस हो सकता है या फिर एपोकार्पस हो सकता है. सिनकार्पस में क्या होता है कि आपकी ओवरी फ्यूज्ड होती है और एपोकार्पस में वो फ्री रहती है, ठीक है. तो ये वाला जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिस इज मल्टीकार्परी सिनकार्पस फ्यूज्ड ओवरी, एग्जाम्पल पेपेवर, और ये क्या है आपका एग्जाम्पल माइकेलिया, ठीक है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है. क्वेश्चन नंबर 31. एन IUD recommended to promote IUD intrauterine device that is used to promote the cervix hostility to called as, मतलब यहाँ पर जो है जनरली आपकी जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है. वो जो है स्पर्म की कर्वेक्स हॉस्टिलिटी को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्मोन रिलीजिंग जो है IUDs का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर दैट इज़ LNG-20, जो कि क्या है, एक हार्मोन रिलीजिंग IUD है, ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, LNG-20. चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली. क्वेश्चन नंबर 31. आइडेंटिफाई द डिजीज दैट इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी में नहीं आता है, STDs में नहीं आता है, ठीक है. सो यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर अगर मैं शुरुआत करूँ गनोरिया से, गनोरिया जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड बाय नेसेरिया. साइफिलिस इज ऑल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. क्लमाइडियासिस दैट इज़ ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. यहाँ पर जो एमीबॉयसिस है, एमीबॉयसिस ये क्या है, ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में नहीं आता है, ठीक है. दिस डजंट कम्स अंडर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में नहीं आता है. एमीबॉयसिस इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोवन एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसमें क्या हो जाता है कि आपके एब्डोमिनल पेन और ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. आपके कोलोन से रिलेटेड वो डिजीज़ है, ठीक है. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ठीक है. सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, एमीबॉयसिस दैट इज़ कॉल्ड बाय अ पैरासाइट प्रोटोजोवन दैट इज़ एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि द नेचर ऑफ द मियोटिक डिविजन्स ड्यूरिंग oogenesis इन द फीमेल, ह्यूमन फीमेल, ठीक है. ह्यूमन फीमेल के दौरान जो oogenesis होता है उसका नेचर क्या है, उसका मियोटिक डिवीजन का नेचर क्या है. तो जनरली आपने पढ़ा होगा कि जो मियोटिक डिवीजन जो शुरू होता है जब oogenesis के दौरान, तो ओवम का डेवलपमेंट जब हो रहा होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि आपका प्राइमरी oocyte होता है, और प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाता है. कहाँ पर, आपके प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन. वो आपका मियोटिक डिवीजन पूरा नहीं करता, वो प्रोफेज 1 पर ही जाकर अरेस्ट हो जाता है. जब वो टर्शरी फॉलिकल तक पहुँचता है तो विद इन दैट टर्शरी फॉलिकल वो अपना क्या करता है, अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है. तो वहाँ पर आपका मियोटिक डिवीजन जो है वो क्या हो जाता है, सस्पेंडेड, यानी कि आपका मियोटिक डिवीजन वहाँ पर रुक जाता है प्राइमरी oocyte स्टेज पर. प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 स्टेज पर वो क्या हो जाता है, वो वहाँ पर रुक जाता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंडेड सेल डिवीजन, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 34 अगेन डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, ठीक है. तो आपको खाली लेबलिंग दी गई है, आपको लेबलिंग करनी है, ठीक है. शुरुआत करते हैं एक्स से. एक्स आपके कॉटिलिडल्स हैं, ठीक है. वाई आपका सस्पेंसर है, ठीक है, और जेड आप का रेडिकल वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक्स इज कॉटिलिडल, वाई इज सस्पेंसर एंड जेड इज रेडिकल. रेडिकल आपका फ्यूचर रूट. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. एक्स इज योर कॉटिलिडन्स, दीज आर योर कॉटिलिडन्स, ठीक है. ये आपका सस्पेंसर है, वाई इज योर सस्पेंसर,
ठीक है, सस्पेंसर है, Z आपका रेडिकल है, ठीक है। सो Z इज योर रेडिकल, Y इज सस्पेंसर, X इज कॉटिलेडल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को लेकर है, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपको पता होगा, दीज आर सर्टेन डिवाइसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी हेटेरोजाइगोसिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करना है, ठीक है, प्रिवेंट करना है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को, जिसकी वजह से मतलब जिसके लिए हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को स्टडी करते हैं। तो अलग अलग तरीके के प्लांट में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दिए गए हैं, हमने खाली उनको पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, सही है, दैट इज ऑन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसमें आपका पोलन जो है या तो पहले ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है, या पोलन पहले रिलीज हो जाता है, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होता है, या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाता है और पोलन बाद में रिलीज हो जाता है। तो वो जो टाइमिंग है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पॉलिनेशन जो है वहाँ पर नहीं हो पाता। साथ ही साथ डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर इन स्टिग्मा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जनरली क्या होता है कि अगर स्टिग्मा नीचे है, एंथर ऊपर है, तो एंथर से पोलन गिरेंगे और आपके स्टिग्मा नीचे की तरफ नीचे होगा, तो उस केस में अगर हो सकता है। अगर उल्टी पोजीशन हो जाती है, मतलब वहाँ पर हम थोड़ा पोजीशन का खेल हो जाता है कि वहाँ पर हम पोजीशन बदल देते हैं। तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर इन स्टिग्मा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, नहीं, ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर अलॉन्ग विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपके हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें आपके मोनोशियस कंडीशन होती है, मोनोशियस कंडीशन जिसमें आपका मेल और फीमेल जो है वो एक ही उसमें होते हैं, फ्लावर में होते हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली ऑटोगैमी हो ही जाती है, ठीक है। सो बाकी जो सारे डिवाइसेस हैं वो ऑटोगैमी वो कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका फिफ्थ वाला ऑप्शन है, दैट इज प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन बाय फर्टिलाइजिंग, प्रिवेंटिंग सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग दी पोलन जर्मिनेशन, तो ये आपका क्या है, ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इसको हम कहते हैं। यहाँ पर आपके जो तीनों तरीके के जो पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जेनेटोगैमी और जीनोगैमी जो आपने पढ़ा होगा, वो तीनों के तीनों पूरी तरीके से प्रिवेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर first is your outbreeding devices, second is also your outbreeding devices and fifth is also your outbreeding devices. तो इसमें जो correct option है that is option number 1, that is pollen release and stigma receptibility, second different position of anther, and 4 that is your correct answer, that is option number A. Option number A is your correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स दैट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द न्यूक्लियोसोम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स की बात की गई है। हिस्टोन प्रोटीन्स आपको पता होगा कि इस तरीके से आपका न्यूक्लियोसोम बनता है, ये आपका न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम के बाहर आपका डीएनए इस तरीके से रैप्ट होता है न्यूक्लियोसोम में। ये आपका क्या होता है, ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर। यहाँ पर वो पूछता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दे आर रिच इन 2 बेसिक एमिनो एसिड्स, ठीक है, 2 बेसिक एमिनो एसिड्स हैं जिनसे आपके हिस्टोन प्रोटीन्स बने होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो आपको पता होगा कि 2 एमिनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। आर्जिनिन और लाइसिन जो है वो आपके बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, एक हिस्टोन ऑक्टामर मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स बनाते हैं, जिनमें आपके H3, H4, H2A और H2B ये आपके हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाहर आपका नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो रैप्ट होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन, ऑप्शन नंबर C। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 जेनेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कहता है वो आपसे, वो कहता है कि इन पाइसम सटाइवम द फ्लावर पोजिशन मे बी एक्सियल, फ्लावर पोजीशन क्या है, या तो एक्सियल हो सकती है, ठीक है। तो एक्सियल को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल ए से, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, आपका डोमिनेंट ट्रेड है, ठीक है। और टर्मिनल इज हैविंग द एलील स्मॉल ए, ठीक है। सो वो कहता है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्सियल पोजीशन इफ द क्रॉस इज मेड बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके 2 पेरेंट्स लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है। 2 पेरेंट्स में आपके एक पेरेंट है कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो जब आप इनको क्रॉस करते हैं, ठीक है, सो इस तरीके से आपने क्रॉस किया इनको, ठीक है। सो यहाँ पर वो क्या पूछता है, सो कैपिटल ए स्मॉल ए ये हो गया आपकी टर्मिनल, ये आपकी एक्सियल पोजीशन होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए दिस इज एक्सियल पोजीशन, ये टर्मिनल पोजीशन है और ये टर्मिनल पोजीशन है। तो वहाँ पर वो क्या कहता है कि अगर मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस करता हूँ तो कितने परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होंगे जिनमें एक्सियल पोजीशन होगी। तो यहाँ से आपके सीधे सीधे क्लियर कट निकल आता है 50%, ठीक है। तो 50% आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि इन द ह्यूमन बींग्स द रोलिंग ऑफ द टंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड, ठीक है, कैपिटल आर, एंड इन द फैमिली बोथ द पेरेंट्स हैव द ट्रेड ऑफ रोलिंग टंग बट द डॉटर डजंट शो द ट्रेड, वेयर एज द सन्स हैव द ट्रेड ऑफ द रोलिंग सन, ठीक है। तो सन के पास क्या है, सन के पास रोलिंग ट्रेड का डिजीज़ है। अब वो ट्रेड क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड है, ठीक है। डॉटर डजंट शोज, देखो डॉटर यहाँ पर नहीं दिखा रही है, ट्रेड नहीं दिखा रही है, यानी कि वो एक ही कंडीशन हो सकती है जब आपकी डॉटर स्मॉल आर हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो एक भी अगर एलील कैपिटल आर आता है, कैपिटल आर आता है, तो वहाँ पर रोलिंग टंग वाला जो डिजीज़ है वो दिखाई देगा, वो ट्रेड हमें दिखाई देगा। लेकिन डॉटर यहाँ पर रोलिंग टंग वाला डिजीज़ नहीं दिखा रही है, यानी कि उसके पास एक भी कैपिटल आर एलील नहीं है, यानी कि उसके पास स्मॉल आर है। तो यहाँ पर उसका जीनोटाइप क्या हो जाता है, स्मॉल आर, ठीक है। सो आपके ए और बी दोनों ऑप्शन में स्मॉल आर है, ठीक है। लेकिन अब वो क्या कहता है कि जब स्मॉल आर है तो ऑब्वियसली एक स्मॉल आर उसे अपने मदर से मिला होगा, एक स्मॉल आर उसको अपने फादर से मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें दोनों सेम है, लेकिन अब यहाँ पर वो पूछता है कि जो सन है वो भी दिखाता है रोलिंग टंग वाला जो है वो दिखाता है, ठीक है। तो रोलिंग टंग वाला जो डिजीज़ है उसमें जीनोटाइप दो ही तरीके के आ सकते हैं, या तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ सकता है, या फिर कैपिटल आर और कैपिटल आर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सन का निकल के आता है कैपिटल आर, डॉटर का निकल कर आता है स्मॉल आर, और पेरेंट का रिस्पेक्टिवली स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मदर कैपिटल आर स्मॉल आर, फादर कैपिटल आर स्मॉल आर, डॉटर स्मॉल आर एंड सन कैपिटल आर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि वी हैव टू स्टडी द पेडिग्री एनालिसिस इन द गिवन एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। पेडिग्री चार्ट दिया गया है, आपको उसको स्टडी करके बताना है कि किस तरीके का आपका डिजीज़ है, ठीक है। तो चलिए पेडिग्री स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक जनरेशन पूरी तरीके से स्किप होती हुई नजर आ रही है आपको, ठीक है। सो स्किप कौन करता है जनरेशन, जनरली जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जनरेशन जो है वो स्किप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि ये डिजीज़ क्या है, एक रिसेसिव डिजीज़ है। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको ध्यान में आ रही होगी कि यहाँ पर सन भी अफेक्टेड है, डॉटर भी अफेक्टेड है। तो ये किसकी कैरेक्टर होता है, ये होता है ऑटोसोमल डिजीज़ का कैरेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके मेल और फीमेल के चांसेस बराबर होते हैं। जनरली एक्स लिंक्ड में होता है कि मेल ज़्यादा अफेक्टेड होता है फीमेल के मुकाबले। तो यहाँ पर क्या है, एक तो ये ऑटोसोमल की कंडीशन है, साथ ही रिसेसिव की कंडीशन है। तो आपका डिजीज़ क्या निकल कर आता है, ऑटोसोमल रिसेसिव, जिसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया का पेडिग्री चार्ट आपको दिखाया गया है यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, अगेन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ फैमिली वेयर द फादर इज हेटेरोजाइगस विद ब्लड ग्रुप ए एंड द मदर इज हेटेरोजाइगस विद फॉर ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। फादर क्या है, फादर हेट्रोजाइगस है ए के लिए, यानी कि फादर का जीनोटाइप क्लियरली निकल के आता है कैपिटल, यहाँ पर ये आपका फादर का जीनोटाइप निकल कर आता है आई ए एंड स्मॉल आई, ठीक है। और मदर का निकल कर आता है कि मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी, यानी कि मदर का जीनोटाइप ये है। सो अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें किस तरीके के जो है ब्लड ग्रुप के टाइप हमें क्या कौन कौन से टाइप मिलेंगे, चलिए पहले इनको क्रॉस करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, this will result into AB blood group, this will result into A blood group, this will give you B blood group, और ये क्या देगा, ये रिस्पेक्टिवली आपको O blood group देगा। यानी कि यहाँ पर आपके चारों तरीके के डिजीज, चारों तरीके के ब्लड ग्रुप जो है वो हमें मिलेंगे। ऑफस्प्रिंग्स विल हैव ऑल वी विल हैव ऑफस्प्रिंग्स जिनके पास लगभग सारे तरीके के होंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ब्लड ग्रुप विल बी A B एंड O, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग थैलेसीमिया इन ह्यूमंस, ठीक है। सो थैलेसीमिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है, ठीक है। सो पहले कहता है कि अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल डिजीज HBV, जो कि पूरी तरीके से इनकरेक्ट है। अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करते हैं HbA1 एंड HbA2 एंड HbA2 एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोमल नंबर 16, इट इज़ लोकेटेड इन क्रोमोसोम नंबर 16। तो
द जीन फॉर अल्फा थैलेसीमिया इज लोकेटेड इन क्रोमोसोम नंबर 16, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑब्वियसली बी निकल कर आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द जीन फॉर अल्फा थैलेसीमिया इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। जो बीटा थैलेसीमिया है इट इज़ ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11 और उसको कंट्रोल करने वाला आपका सिंगल जीन होता है दैट इज HBB। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए काफ़ी थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ जो है वो थोड़ी घुमा कर दे दी गई। घुमा कर क्या, सीधी सीधी स्टेटमेंट है, बस हम जनरली उस स्टेटमेंट को स्किप कर देते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर आप क्लियरली आप ध्यान से पढ़ें। अ रीजन ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज़ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 5 प्राइम TACGCCG 3 प्राइम, ठीक है। तो आपका जो सीक्वेंस है यहाँ पर 5 प्राइम TACGCCG 3 प्राइम, ठीक है। लेकिन ये किसका सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस है कोडिंग स्ट्रैंड का। सो आपने ध्यान दिया होगा कि एक कोडिंग स्ट्रैंड होती है और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। कोडिंग स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है और उसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आपका mRNA ट्रांसक्राइब होता है, ठीक है। सो यानी कि जो mRNA का सीक्वेंस है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस और जो mRNA का सीक्वेंस लगभग सेम होगा, ठीक है, सेम ही होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड DNA की है और वो mRNA है, वो RNA है, तो वहाँ पर T की जगह क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज UA। यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको T की जगह U ऐड कर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर A, जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन A। ऑप्शन A इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 वो कहता है, अगेन यहाँ पर भी एक काफ़ी मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है। यहाँ पर दोबारा हम बात करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं। DNA molecule has 160 base pair. A DNA molecule is 160 base pair long. If 20% are adenine, how many percentage of cytosine will be present in this DNA molecule? तो यहाँ पर DNA molecule क्या है, 160 base pair long है, 160 base pair long है, बेस पेयर है 160, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने होते हैं। जनरली बहुतों ने इसमें क्या गलती करी है कि उन्होंने ये लिखा है कि ये 160 को ही बेसिस मान लिया है, लेकिन ये 160 बेसिस नहीं है, ये 160 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। तो 160 बेस पेयर्स का मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बेसिस है 320 बेसिस है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि 20% एडिनाइन है, तो आपने करके देखा होगी 20% अगर एडिनाइन होता है तो साइटोसाइन 20% एडिनाइन यानी कि 20% थाइमीन, 20% थाइमीन मतलब रेस्ट इज 60% एंड 60% में 30% इज साइटोसिन एंड 30% इज ग्वानिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो साइटोसिन है वो कितना है, वो है 30%। सो साइटोसिन इज 30% ऑफ 320, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा दैट इज 96। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 96, ठीक है। थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत थी, बहुतों ने इसका आंसर 48 किया होगा, आई नो, क्योंकि आपने 160 को बेसिस मान लिया होगा, लेकिन देखो वो बेस पेयर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 सीधा ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि टेम्पलेट स्टैंड इज़ हैविंग, अब यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड का दिया गया है, ठीक है। तो आपको इस RNA का पूरा करना है, तो आप यहाँ पर आपको टेम्पलेट स्टैंड का सीक्वेंस दिया गया है, आपको RNA का सीक्वेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री उसको देख सकते हैं कि ये इसके डायरेक्टली जो कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस लिखेंगे आप, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं इसमें क्या होगा। 5 प्राइम AGGT एंड 3 प्राइम, ठीक है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं देखूँ तो 3 प्राइम A की जगह T की जगह U, ठीक है, U आ जाएगा आपका, ठीक है। 3 प्राइम विल बी U, C A U G एंड C, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 5 प्राइम, ठीक है। तो 5 प्राइम CGUU AACCU, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ तुरंत से। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ
एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज की प्रेजेंस में आपका जो लैक रिप्रेसर है, एलोलैक्टोज की प्रेजेंस में आपका जो लैक रिप्रेसर है, सॉरी लैक रिप्रेसर इन द ऑपरॉन, ठीक है, बाइंड्स टू द ऑपरेटर, कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, बाइंड्स टू द प्रमोटर एंड बाइंड टू द रेगुलेटर। सो इसका सीधा सीधा पता है आपको कि जो आपका रिप्रेसर है, आपका जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर पता है आपको बाइंड करता है किसके साथ, प्रमोटर के साथ बाइंड करता है, ठीक है। जनरली लैक ऑपरेंट में आपने ये पढ़ा होगा कि रिप्रेसर जो है वो प्रमोटर के साथ बाइंड करता है, लेकिन एलोलैक्टोज की प्रेजेंस में एलोलैक्टोज क्या करता है, एलोलैक्टोज क्या करता है, वो आपके रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, और जिसकी वजह से आपका रिप्रेसर जो है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। आपका रिप्रेसर जो है, रिप्रेसर पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, ब्लॉक कर देता है आपके रिप्रेसर को एलोलैक्टोज, जिसकी वजह से आपका रिप्रेसर जो है वो प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं करता। तो एलोलैक्टोज के प्रेजेंस में आपका जो लैक रिप्रेसर है, इट कैन नॉट बाइंड टू दी ऑपरेटर, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट डजंट बाइंड टू दी ऑपरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 डायरेक्ट आंसर है, फटाफट देखते हैं इसका आंसर क्या है। टेलर एंड दी कलीग्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन विकिया फाबा, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दैट इज ए, ही डिड ऑन विकिया फाबा, ठीक है, विकिया फाबा पे उसने किया था, एंड यूजिंग रेडियो एक्टिव थायमीन। तो उसने क्या किया था, विकिया फाबा बीन्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव थायमीन इन ऑर्डर टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विकिया फाबा एंड थायमिडीन, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, द रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द आरएनए इज, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आरएनए में जो रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कौन सा है। देखिए आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होती है, उसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, और राइबोज शुगर और डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, डीएनए में प्रेजेंट होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। फर्क क्या है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर, आरएनए में सेकंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि रिएक्टिव होता है, ठीक है। सो यहाँ से आपकी एक स्टेटमेंट निकल कर आती है कि जो रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कौन सा होता है, वो सेकंड OH होता है, सेकंड पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है राइबोज में, और जो डीऑक्सीराइबोज है जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती है उसमें सेकंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सेकंड प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन आरएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, गिवन बिलो आर दी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इन पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम में आपके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के पेयर्स दिए गए हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर आपको आइडेंटिफाई करना। आपको पता होगा कि मेंडल ने टोटल 7 पेयर लिए थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के, ठीक है। सो आपको इनमें से इनकरेक्ट वाला बताना है। स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ, दैट इज करेक्ट, ठीक है। सीड शेप राउंड एंड रिंकल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। पॉड कलर येलो डोमिनेंट एंड ग्रीन रिसेसिव, जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट है, डोमिनेंट ग्रीन था और रिसेसिव येलो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पॉड कलर डोमिनेंट ग्रीन होता है और रिसेसिव होता है येलो। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, दैट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 से पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 में सेक्शन सी आ गया है, वहाँ पर आपकी केस स्टडी है। तो केस स्टडी में क्या है आपको दिया गया है, तो चलिए केस पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स कैरिड आउट अ डिटेल्ड स्टडी on the impact of various factors on different hormones during the menstrual cycle in a human female. They collected the data with different factors. Given below is the graph plotted from the data collected showing the morning temperature and the concentration of the hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen, progesterone during normal menstrual cycle in the woman, ठीक है। यहाँ पर आपका ग्राफ दिया गया है, टेम्परेचर का ग्राफ दिया गया है और रिलेटिवली आपके डिफरेंट हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स और आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल आपको दिया गया है ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 49, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, 49 कहता है कि द अर्ली रिकॉर्डिंग ऑफ द टेम्परेचर इन द ग्राफ ड्यूरिंग एक्चुअल मेंस्ट्रुएशन के दौरान एंड ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपने ग्राफ देखा होगा, तो ग्राफ के दौरान तो आपका टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा होगा, टेम्परेचर के ग्राफ में ओव्यूलेशन के दौरान कम है और मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी कम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज ऑप्शन नंबर
सी, लो एंड लो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 भी इसी ग्राफ से रिलेटेड है। द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशंस इज इंपॉर्टेंट इन द केसेस ऑफ, किस केस में आपके ओव्यूलेशन की टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। कपल्स हैविंग डिफरेंट इन कंसेप्शन, दैट इज करेक्ट। टू नो द सेफ पीरियड, safe period of for preventions in the pregnancy to inhibit the process of ovulation to stimulate ovarian follicular development। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। टाइम ऑफ एवोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कपल्स हैविंग डिफिकल्टी इन कंसेप्शंस एंड टू नो दी सेफ पीरियड्स फॉर प्रिवेंशंस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो नो द सेफ पीरियड्स इन प्रेगनेंसी। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज मैक्सिमम अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, किस दौरान क्या होता है कि आपका जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल, मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो बढ़ जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर है, दैट इज ड्यूरिंग योर सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज के दौरान आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपको ग्राफ से भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अगेन क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो भी ग्राफ से ही रिलेटेड है। 54 तक आपके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन और हार्मोन्स इज एन आर शोइंग रैपिड सर्ज ड्यूरिंग द चेंजेस इन द ग्राफिकन फॉलिकल जस्ट आफ्टर द ओव्यूलेशन। ठीक है, सो ओव्यूलेशन के बाद आपके किस हार्मोन का लेवल जो है वो तुरंत जो है जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन किसका जो है वो बढ़ जा रहा है, आपका हार्मोन का लेवल बढ़ जा रहा है। ठीक है, सो इसके लिए हम एक बार अगर हम ग्राफ की तरफ देखें, अगर हम ग्राफ की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपके ग्राफ दिखाई दे रहे हैं आपको। FSH एंड LH दोनों की जो है वो क्या हो रही है, बिफोर ओव्यूलेशन उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पर सर्च की कंडीशन आ रही है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, द ह्यूमन कॉर्पस ल्यूटम स्टार्ट रिग्रेसिंग डैश डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट दी करेक्ट आंसर कि कौन से दिन में आपका जो है वो कॉर्पस ल्यूटम है वो रिग्रेस होनी शुरू हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ग्राफ में भी आपको दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन इसका जो आंसर है दैट इज 14 एंड 15 डेज। ठीक है, आफ्टर द ओव्यूलेशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 14 to 15। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस डायरेक्ट आंसर्स देने हैं आपको। एज पर द डाटा प्लॉटेड इनटू द ग्राफ, इन विच पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई इन द ह्यूमन फीमेल। किस दौरान मेंस्ट्रुएशन के किस दौरान आपके फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए ओव्यूलेशन के दौरान जब आपका ओवम रिलीज हो रहा होता है फाइनली, उस दौरान आपके प्रेगनेंसी के चांसेस, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उस दौरान यूजुअली आपका स्पर्म जो है आपके ओवम के साथ काउंटर कर जो है वो फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, सो वो किस दौरान होता है, वो आपके ओव्यूलेटरी फेजेस के दौरान होता है। ठीक है, सो वो कौन सा डे होता है, वो होता है आपका 10th डे से लेकर 17th डे। आपका जो ओव्यूलेशन वाला जो फेज है वो उस दौरान चलता है और उस दौरान आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 10th to 17th डेज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। वेरी क्विकली वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 55 एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्रॉस दिया गया है, आपको क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्रॉस क्या कहता है, क्रॉस कहता है कि अ प्लांट ब्रीडर, क्वेश्चन कहता है कि अ प्लांट ब्रीडर क्रॉस्ड अ प्योर ब्रीड टॉल प्लांट हैविंग वाइट कलर एंड अ प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट हैविंग ब्लू कलर। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं क्या फिनोटाइप है। प्योर ब्रीड टॉल विद वाइट, उसको क्रॉस किया गया है किसके साथ, ड्वार्फ विद ब्लू फ्लावर्स। ठीक है, सो ही ऑब्टेन 202 F1 हाइब्रिड एंड फाउंड दैट all of them were tall and blue. They were respectively tall and blue. ठीक है, एंड जब इनको क्रॉस किया गया, जब इनको सेल्फ क्रॉस किया गया, सेल्फिंग की गई इनकी,
तो उसके बाद जो आंसर मिल रहा है, उसके बाद जितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए देवर 2160। ठीक है, सो ये कहता है कि एक क्रॉस है जिसमें आपने टॉल प्लांट विद वाइट फ्लावर्स को क्रॉस किया है, ड्वार्फ प्लांट विद ब्लू कलर फ्लावर्स, आपकी F1 प्रोजेनी मिली है। F1 प्रोजेनी में आपका जो फिनोटाइप है वो टॉल और वाइट नज़र आता है, यानी कि टॉल एंड ब्लू आता है, यानी कि टॉल और ब्लू क्या है, आपका डोमिनेंट ट्रेड है। ठीक है, और फिर जब F2 टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कितने प्रोड्यूस होते हैं, 2160 प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ऑफ दीज आर लाइकली टू हैव शॉर्ट हैविंग ब्लू। ठीक है, शॉर्ट विद ब्लू। ठीक है, शॉर्ट विद ब्लू। तो देखिए आपका जनरली आपने देखा होगा कि जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसका जो रेशियो है, उसके रेशियो के आधार पर अगर मैं देखूँ तो रेशियो आपका आता है 9:3:3:1। ठीक है, सो उसमें ऑब्वियसली बात है कि अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपका शॉर्ट विद ब्लू का जो रेशियो आता है वो आता है 3/16। अब 3/16 किसका, 2160 का। तो 2160 का जब आप 3/16 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ 405। ठीक है, 405। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है टोटल 2160 ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होंगे उनमें से 405 ऐसे ऑफस्प्रिंग्स होंगे जिनमें जो कि शॉर्ट होंगे हाइट में और में ब्लू कलर के फ्लावर आपको नजर आएंगे। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 405। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं जरा। सॉरी, गलत क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 में आपको एक कैरियोटाइप दिया गया है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले देखते हैं इस कैरियोटाइप को। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं जूम कर लूँ इस कैरियोटाइप को तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सारे क्रोमोसोम्स लगभग सही हैं, सिर्फ यहाँ पर एक वाई क्रोमोसोम नहीं है। वाई क्रोमोसोम नहीं है इसका मतलब ये एक फीमेल का कैरियोटाइप है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल में जनरली 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन है 45 विद एक्स नॉट। ठीक है, 45 विद एक्स नॉट, ये आपका कैरियोटाइप है। ठीक है, सो ये कैरियोटाइप किसका होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि आपके फीमेल जो है स्टेराइल होती है, शॉर्ट स्टेचर होते हैं। ठीक है, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पुअर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो ये किस कंडीशन में होता है, ये होता है आपके टर्नर सिंड्रोम में, जिसमें आपका जनरली फीमेल में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है। इसका कैरियोटाइप 45 विद एक्स नॉट होता है, मतलब X0 होता है, एक एक्स क्रोमोसोम की मिसिंग होते हैं, जो कि आपको इस कैरियोटाइप में दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 चलिए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस दैट वाज कंडक्टेड बाय मॉर्गन, डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मॉर्गन इन्वॉल्विंग मेटिंग बिटवीन पेरेंटल जनरेशन फॉर जीन्स येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला एंड वाइल्ड टाइप मेल ड्रोसोफिला अप टू F2 जनरेशन इज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस किया गया है F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के रिजल्ट्स आपको दिखाई दिए गए हैं। इस रिजल्ट्स के आधार पर आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर पेरेंटल टाइप जो है, यहाँ पर लिंकेज आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, यानी कि पेरेंटल टाइप आपकी बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। पेरेंटल टाइप ज़्यादा है इसका मतलब आपका लिंकेज क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। अगर नॉन पेरेंटल ज़्यादा होते हैं तो इस केस में आप कह सकते थे कि आपका लिंकेज पुअर है, रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी आपको ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या है, आपका पेरेंटल टाइप बहुत ज़्यादा है। पेरेंटल टाइप इज़ 98.7। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लिंकेज है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, पेरेंटल टाइप इज़ 98.7% एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज़ वेरी हाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। चलिए तुरंत बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 58 साफ सीधा आपका ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफिथ्स ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को इंजेक्ट किया था माइस में, आपको पता होगा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट है। उसकी 4 कंडीशंस दे रखी हैं। ठीक है, चारों कंडीशंस में जो इनकरेक्ट कंडीशन है, इनकरेक्ट जो एक्सपेरिमेंट है, कौन सा ऐसा डायग्राम है, कौन सा इन चारों में से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो कि इनकरेक्ट दिखाई देता है आपको, मतलब ग्रिफिथ्स के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। ठीक है, तो एक एक करके हम चारों एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि एस स्ट्रेन डाला, आपके एस स्ट्रेन था। एस स्ट्रेन पता होगा आपको 2 तरीके के बैक्टीरिया हैं, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन वाले स्मूथ कोट प्रोड्यूस करते हैं, विरुलेंस होते हैं, जिसको आप माइस में इंजेक्ट करेंगे तो आपके माइस जो हैं वो डेड हो जाएंगे, यानी कि पहला वाला जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट है।
इस स्ट्रेन को आपने इंजेक्ट किया माइस में, आपके माइस मर गए, करेक्ट है। आर स्ट्रेन को आपने इंजेक्ट किया माइस में, आपके माइस लिविंग है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आर स्ट्रेन विरुलेंट नहीं होता है, इट इज़ नॉन विरुलेंट। एस स्ट्रेन हीट किल्ड, जब आपने एस स्ट्रेन हीट किल्ड किया फिर उसको इंजेक्ट किया माइस में और माइस मर गए, जो कि पूरी तरीके से इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या कंडीशंस थी, यहाँ पर आपके माइस जो हैं वो क्या रहते हैं, वो लिविंग होते हैं। यहाँ पर तीसरे वाले में आपके जो माइस हैं दे आर लिविंग, ठीक है। साथ ही साथ चौथा क्या कहता है, हीट किल्ड एस आर स्ट्रेन विद एस स्ट्रेन लाइव, ठीक है। और माइस को इंजेक्ट किया और माइस लाइव थे, यहाँ पर आपके माइस क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, माइस डाई, दे डाई, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा जो है, तीसरा और चौथा है वो पूरी तरीके से इनकरेक्ट है। आपके रिजल्ट्स को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। तीसरे में आपके माइस को लिविंग होना चाहिए था और चौथे में आपके माइस को डेड होना चाहिए था, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, अगेन क्वेश्चन नंबर 59 रेप्लिकेशन फॉर्क के डायग्राम दिया गया है, आपको करेक्ट डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पर जनरली बहुत कंफ्यूजन रहता है। आपको पता है कि आपका जो रेप्लिकेशन, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका रेप्लिकेशन करता है, यानी कि जो नई टेम्पलेट, जो नई डॉटर स्ट्रैंड बनेगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी और आपकी जो टेम्पलेट होगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, ठीक है। यानी कि आपका जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो क्या होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पर लीडिंग आपको दिखाई दे रहा है कि सी और डी तो पूरी तरीके से इनकरेक्ट है, क्योंकि ना तो ये आपके सेमी डिसकंटिन्यूअस नेचर को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों आंसर्स तो, ये दोनों ऑप्शन तो पूरी तरीके से इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्राइमिंग का ही फर्क है, और जैसे मैंने कहा कि जो आपका जो सिंथेसिस होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो पहले में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो है आपका जो सिंथेसिस है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इस तरीके से, डीएनए पॉलीमरेज इस तरीके से काम करता है, इस डायरेक्शन में काम करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो इसका जो ये क्या है आपकी, ये आपकी लीडिंग स्ट्रैंड है, ये आपकी लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो आपके रेप्लिकेशन फॉर्क को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है सिर्फ और सिर्फ प्राइमिंग अलग कर दी गई है, ठीक है। सो हम आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको लेबलिंग दी गई है, आपको लेबलिंग को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले आपकी लेबलिंग देखते हैं। जो पहली लेबलिंग है वो आपकी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, यहाँ पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपकी स्मॉल सब यूनिट है, ये आपकी लार्ज सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट को आप पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर पे, पेप्टाइल सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। ये वाले आपकी डिकोडिंग सेंटर है, यहाँ पर आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये सेकंड वाला जो है वो क्या है, आपकी राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है। जो थर्ड है, थर्ड ये आपका थर्ड लेबलिंग है, यहाँ पर 5th प्राइम होना चाहिए। ये आपका 3rd प्राइम है तो ये आपका 5th प्राइम होगा, तो 3rd लेबलिंग 5 प्राइम। 4th लेबलिंग ये आपका टीआरएनए है, दिस इज योर टीआरएनए दैट इज कैरिंग द एमिनो एसिड्स, ठीक है। सो पहली लेबलिंग क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, पहली लेबलिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। पहली लेबलिंग क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। दूसरी लार्ज सब यूनिट। तीसरा आपका 5th प्राइम है डीएनए एमआरएनए का, और चौथा क्या है आपका टीआरएनए है, दैट इज योर टीआरएनए, ठीक है। सो चलिए इसी के साथ आज की जो वीडियो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके साथ हमने, ये था आपका क्लास 12th बायोलॉजी सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो और भी वीडियोस के लिए और इसी तरीके के सॉल्यूशंस के लिए और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए और भी इंटरेस्टिंग आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे डाउट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।